चीजें मैं बता रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जब तक अकाउंटेंसी करोगे, जब तक अकाउंट से जुड़े रहोगे, तब तक ये चीज आपको क्या याद करके रखनी ही पड़ेगी। ये जो ट्रांजेक्शन आपकी और मेरे बीच हुआ, क्या मैं इसको अकाउंट में डाल सकता हूँ? हाँ सर डाल सकता हूँ। इसकी वजह से क्या किया मैंने, जो मेथड है अकाउंटिंग करने का वो थोड़ा सा बदला है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपने पेडिग्री कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये मेरी सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो आएगी और हमारे जो पूरा चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको नोट्स चाहिए तो नोट्स जो हमारा पेडिग्री कॉलेज एंड स्कूल है उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको मिले जाएंगे, जहां पर मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की, हर एक चीज बताने की कोशिश की कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में। अगर आप सिर्फ नोट्स भी देखते हो तो आपकी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज क्या दिया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जब तक अकाउंटेंसी करोगे, जब तक अकाउंट से जुड़े रहोगे, तब तक ये चीज आपको क्या याद करके रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये अकाउंट्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज क्या आता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आता है। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि कानून की नजर में, यानी लॉ की नजर में अगर मैं बात करूं, तो जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होते हैं, वो दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी क्या ट्रीट किए जाते हैं। हालांकि जो बिजनेसमैन होता है वो क्या होता है, वो एक नेचुरल पर्सन होता है, और जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब सर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब कभी भी जब ह्यूमन कोई भी चीज बनाता है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। उसी तरीके से जो बिजनेस है, बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बिजनेस का नाम रखा जाता है, बिजनेस रजिस्टर किया जाता है कि नहीं किया जाता है? हाँ सही बात है। तो इसको बना रहा कौन है? एक इंसान बना रहा है, मैनमेड थिंग है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि बिजनेस का खर्चा अलग होता है और बिजनेसमैन का खर्चा अलग होता है। ये दोनों का जो हिसाब किताब होगा वो अलग अलग होगा। जैसे एक मैं हूं और एक आप हूं, जब हम दोनों की चीजें होंगी तो हम दोनों का जो खर्चा होगा वो अलग अलग कैलकुलेट होगा। हम दोनों की कमाई जो कि अलग अलग जोड़ी जाएगी। मेरी और आपकी कमाई एक साथ जोड़ी जाएगी क्या? नहीं जोड़ी जाएगी, क्योंकि वो आपने कमाया और ये जो अमाउंट रहेगा वो मैंने कमाया। समझ में आ गया? अगर मैं आपको पैसे उधार पे दे रहा हूं तो वो क्या रहेगा, वो आपकी एक उधारी की तरह ट्रीट होगी। अगर आप मुझे पैसे उधार पे दे रहे हो तो आप मेरे से पैसे उधार लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना। उसी तरीके से हमेशा ध्यान देना कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। दोनों को एक नहीं, बिजनेस ही बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ही बिजनेस नहीं माना जाता है। समझ में आ गया? अगर अगर बिजनेसमैन जो है क्या कर रहा है, बिजनेस में अगर 50,000 रुपए लगा रहा है तो वो एक तरीके से क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, एक तरीके से जो कर्जा होता है बिजनेस पे, जो बिजनेस को आगे चलकर किसको लौटाना पड़ता है, बिजनेसमैन को लौटाना पड़ता है। समझ में आ गया? उसी तरीके से अगर जो बिजनेसमैन है, अगर अपने पर्सनल खर्चे के लिए कहीं उसको घूमने जाना है, कुछ नाश्ता करना है, उसके लिए जो पैसे हैं अगर वो बिजनेस से निकाल रहा है, ठीक है, तो बिजनेसमैन को भी क्या करना पड़ेगा, आगे चलकर वो बिजनेस को क्या पैसे लौटाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, दोनों के ही खर्चे अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया? फिर क्या होता है, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या बोला गया है, मतलब ये कंसेप्ट हमें ये कहलाता है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी जो लेन देन होता है, जिसकी कैलकुलेशन हम क्या किस में कर सकते हैं, पैसों में कर सकते हैं, उन्हीं चीजों की रिकॉर्ड हम कहां पे मेंटेन करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज होगी जिसका हिसाब किताब, जिसका मेजरमेंट, जिसकी वैल्यू हम पैसे में नहीं डिसाइड कर सकते, उसकी कभी भी हम क्या करेंगे, एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे नहीं। जैसे मान लेते हैं अगर ये रिमोट है, ये रिमोट क्या कर रहा हूं मैं आपको दे रहा हूं 20 रुपए 30 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए में दे रहा हूं, ठीक है। अभी जो मैं रिमोट आपको दे रहा हूं यानी एक तरीके से मैं बेच रहा हूं, तो क्या इसकी जो वैल्यू है मैं मेजर कर सकता हूं पैसों में? हाँ सर कर सकते हो। तो क्या ये जो ट्रांजेक्शन आपकी और मेरे बीच हुआ, क्या मैं इसको अकाउंट्स में डाल सकता हूँ? हाँ सर डाल सकते, ठीक है। वैसे ही आपको क्या चाहिए था, आपको मेरी एक हेल्प चाहिए थी, आप गिर गए तो मैंने आपको क्या किया, उठाया, ठीक है। एक तरीके से ट्रांजेक्शन हुआ, एक तरीके से लेन देन हुआ कि आपको हेल्प चाहिए थी, मैंने आपको हेल्प दिया, ठीक है, और उसके बदले आपने मुझे क्या बोला, थैंक यू बोला। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन जो थे इमोशंस के ट्रांजेक्शन थे, कि आप गिर गए थे, मुझे आपके ऊपर सिंपैथी आई इसलिए मैंने आपको उठाया, आपको अच्छा लगा मैंने उठाया इसलिए आपने मुझे क्या बोला, थैंक यू बोला। एक इमोशन क्या हुआ, लेन देन हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ। क्या इस इमोशन की वैल्यू हम पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं कर सकते। तो क्या इसकी एंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट में करूंगा? नहीं, इसकी एंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट में करूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, देखो एक चीज सीधी सीधी चीज है, अगर बिजनेस में जब मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फर्नीचर लेकर आया, चलो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 40,000 रुपए थी, ठीक है, कितनी थी, 40,000 रुपए थी। क्लियर हो गया? अब फर्नीचर की वैल्यू जब 40,000 रुपए थी, मैं उसको क्या करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखूंगा फर्नीचर 40,000, ठीक है।
अब ये 40,000 का मैंने लाया, इसलिए मैं 40,000 लिखूंगा। अब जो 40,000 वो था वो क्या हो गया, मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। अब आपने सुना होगा कि जब कभी देखो आप फर्नीचर लेते हो, जब लेते हो तो 40,000 का लेते हो, लेकिन जब मैं बेचूंगा फर्नीचर तो मैं क्या 40,000 में बेचूंगा, या फिर 40,000 से कम में बेचूंगा, या फिर 40,000 से ज्यादा में बेचूंगा? सीधी सीधी बात अगर मैं कहूँ तो आप सीधा यही बोलोगे सर आप, बट ऑब्वियस बात है, जो फर्नीचर अगर आप 40,000 के लाए हो तो 40,000 की नहीं बेचोगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वो क्या होगी, डिप्रीशिएट होगी। जब कभी भी एक एसेट की वैल्यू कम होती है तो डिप्रीशिएट बोला जाता है। वहीं जब कोई भी एक एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है 40,000 से 50,000 तो हम बोलते हैं वैल्यू अप्रिशिएट हो गई। समझ में आ गया? तो वैल्यू क्या होती है, डिप्रीशिएट होती है। तो उसी तरीके से अब जो फर्नीचर आया, फर्नीचर का बिजनेस में एक दिन रहेगा नहीं, सालों तक चलने वाला, 5-6 साल चलेगा। तो हर साल जो फर्नीचर की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी कम होगी, कम होगी। समझ में आ गया? लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, स्टार्टिंग जो कैलकुलेशन होगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या फर्नीचर का, 40,000 रुपए। फिर जैसे जैसे जो भी होगा, जैसे 10% डिप्रिसिएशन है तो 40,000 में से हम 10%, 40,000 10% कितना होता है, 4,000। तो 4,000 हम हर साल क्या माइनस करते जाएंगे। तो पहले साल हमने 4,000 माइनस किया तो दूसरे साल फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी, 36,000। फिर नेक्स्ट ईयर वापस हमने 10% डिप्रिशिएशन किया तो कितना आ गया, 3600। तो 3600 हम लोग क्या करेंगे, 36,000 में से क्या माइनस करेंगे। तो लास्ट में जब हम बेचेंगे तो देखेंगे कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे साल में मैं बेच दे रहा हूँ फर्नीचर, तो मुझे मालूम है कि फर्नीचर आया 40,000 में था, लेकिन अब जब बेच रहा हूँ तो डेप्रिशिएट करके वैल्यू कितनी हो रही है, 36,000 में उसकी वैल्यू क्या डिसाइड हो रही। अगर मेरा फर्नीचर फॉर एग्जाम्पल मैंने 38,000 में बेच दिया तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान? आप बोलोगे सर नुकसान हुआ। नहीं, नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। क्योंकि जब लाया था तो 40,000 का, लेकिन एक साल आपने यूज किया तो एक साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 36,000 हो गई। ठीक है, डेप्रिसिएशन करने के बाद। तो आपने 38,000 का बेचा तो आपका कितना फायदा हुआ, 2,000 का आपका फायदा हो गया। इतना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या आता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कि जब हम अकाउंटेंसी करते तो हमने देखा कि अकाउंटेंसी में कई सारे बेसिस है। कैश बेसिस था, ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रेवेन्यू बेसिस था, ठीक है, तो ऐसे एक एक्रूअल बेसिस था। तो ऐसे करके आपके कई सारे मेथोडोलॉजी होती है जिससे अकाउंट्स क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जा सकता है। सही बात है, अकाउंटिंग क्या की जा सकती है। अब यहां पे ध्यान देना, जब कभी भी आप एक बिजनेस रन करें तो बिजनेस रन करते टाइम आपको कभी भी एक ही मेथोडोलॉजी यूज करनी या फिर एक ही पॉलिसी यूज करनी, क्या करने के लिए, अकाउंटेंसी करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 महीना कोई और मेथड अपनाया फिर 2 महीने के बाद दूसरा कोई, फिर तीसरे महीने में चौथा कोई, फिर 5, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हाँ कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगे, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर आप शायद अपना जो मेथोडोलॉजी है वो चेंज करो, लेकिन वो सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। वो भी जब आप चेंज करो तो एक नोट बना के आप बुक ऑफ अकाउंटेंसी में क्या लिख दोगे कि हाँ मैंने मेथोडोलॉजी चेंज की है, ये रीजन था, ये कारण था, ये सर्कमस्टांस है, इसकी वजह से क्या किया मैंने, जो मेथड है अकाउंटिंग करने का वो थोड़ा सा बदला है, वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है कि हाँ अगर आप जो अकाउंटेंसी मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, अकाउंटिंग का जो मेथड यूज कर रहे हो, अगर उसका कोई अपग्रेडेड वर्जन है या फिर उससे कोई अच्छा वर्जन है, ठीक है, अच्छा कोई मेथड है, ठीक है, जिससे आपकी अकाउंटेंसी और एफिशिएंट हो सकती है, तब आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। क्लियर होगा? वरना स्विच करना नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या, व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन वी शुड एक्सपेक्ट प्रॉफिट बट शुड बी रेडी फॉर पॉसिबल लॉस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बिजनेस जब कभी भी आप रन कर रहे हो तो आप हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं चलोगे। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए अपने मन में कि भैया मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे इतने पैसे का मुनाफा होगा, ठीक है, वो रखना चाहिए। लेकिन हमें हमेशा क्या, लॉसेस कैलकुलेट करके चलनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, लॉसेस कैलकुलेट करके चलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक फर्नीचर की वैल्यू ली, फर्नीचर की जो वैल्यू आपने ली 40,000 की ली थी, ठीक है, जब डिप्रिशिएट किया तो वैल्यू कितनी हो गई थी, 36,000 हो गई थी। लेकिन जब मार्केट वैल्यू देख रहे हो तो मार्केट वैल्यू कितना बता रही है, मार्केट वैल्यू तो 34,000 ही बता रही है। आपके बुक में जो कीमत है वो ज्यादा बता रही है और मार्केट के हिसाब से उसकी कीमत क्या है, कम है। तो आप कभी भी जब बुक में एंट्री करोगे, क्लोजिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल करो, तो वहां पे आप कभी भी क्या 36,000 वैल्यू पकड़ के नहीं चलोगे, कितनी 34,000 वैल्यू क्या पकड़ के चलोगे। हाँ वो अलग बात है, आगे चल के जब आप बेच रहे हो तो आपको 34,000 से ज्यादा, 36,000 या फिर 36,000 से ज्यादा 37, 38,000 मिल रहा है, वो अलग बात की बात है। लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तो आप हमेशा क्या, जो कम वाला अमाउंट होगा, जो लॉस आपको दिखा रहा होगा, उस लॉस को कैलकुलेट करके चलोगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करके चलोगे नहीं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो भी लॉसेस होंगे उसके लिए आप रेडी रहोगे कि हाँ अगर इस तरीके के लॉसेस होते हैं तो मैंने अपनी प्रिपरेशन करके रखी है। लेकिन अगर लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट होता है, तो अच्छा ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं और उस एक्स्ट्रा पैसे क्या होते हैं,
आपके लिए एक रिजर्व की तरह क्या काम आते हैं, उन पैसों को आप आगे चलकर किसी और चीज में या फिर किसी और एक्टिविटी में क्या यूज कर सकते हो। फिर क्या आता है गोइंग कंसर्न। जब कभी भी एक अकाउंटेंसी मेंटेन होती है तो बिजनेस हमेशा ये अज्यूम करके चलना चाहिए कि बिजनेस एक साल में क्या बंद होने वाला नहीं है, बिजनेस क्या चलते रहने वाला कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है, वो रुकने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं है। इससे जब कभी भी अकाउंटेंसी की जाती है तो अकाउंटेंसी में हमेशा हम एसेट की वैल्यू जो क्या करते हैं, एसेट की वैल्यू को हम डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी पैसे हमें लेने बाकी होते हैं या फिर जितने भी पैसे हमें देने, मतलब जो भी पेमेंट हमें देना होता है या फिर जो भी हमारी इनकम होती है, जो उधारी हमने दी रहती है, वो लेना रहता है, वो सभी हम क्या करते हैं नोट करके चलते हैं और उसी बेसिस पे तो हम क्या पेमेंट ड्यू रखते हैं या फिर इनकम ड्यू रखते हैं कि किसी को उधारी देके रखते हैं। समझ में आ गया। तो अकाउंटेंसी क्या गोइंग कंसर्न है। रियलाइजेशन मतलब क्या होता है कि इनकम जो हमेशा होनी चाहिए वो कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, जब एक्चुअल में हमने कमाई हो या फिर हमें मिली हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप आए मेरे पास, आपने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे 600 पीस क्या चाहिए, यह प्रेजेंटर का चाहिए। ठीक है, आपने ऑर्डर दे दिया मुझे, क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ऑर्डर दिया लेकिन ऑर्डर कंफर्म किया क्या, नहीं, ऑर्डर कंफर्म नहीं किया, आपने सिर्फ ऑर्डर दिया है, मुझे कंफर्मेशन अभी मुझे दिया नहीं है। तो क्या वो ऑर्डर की बेसिस में अपने बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में लिख दूंगा क्या, नहीं, आप नहीं लिखूंगा, मैं कभी भी लिखूंगा नहीं। मैं कब लिखूंगा, कब, जब फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर मुझे कंफर्म कर दिया होगा या फिर आपने मुझे कुछ पेमेंट कर दिया होगा। चलो पेमेंट नहीं किया होगा, मैंने आपका ऑर्डर बना दिया और ऑर्डर बना के मैंने आपको क्या कर दिया, वो भेज दिया रहेगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन करके वो मैंने आपको भेज दिया। अब वो हो सकता है कि वो पैसे मुझे तुरंत आए या फिर मुझे कुछ दिनों बाद आए। देखो तुरंत नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो पैसे मैंने कमाए, ठीक है, वो कमाए, वो मुझे मिलना नहीं मिला बात की बात है, लेकिन वो पैसे कमाए तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा। या फिर अगर मुझे पैसे तुरंत आ गए तो मैं एंट्री करूंगा, या तो पैसे कमा लो तब एंट्री कर दो या फिर हाथ में मिल जाए तो एंट्री करनी चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन रहेगा तभी करना, वरना करना नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सेम चीज हम क्या करेंगे, हम कभी भी जो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस तभी, ऐसा नहीं कि मुझे फर्नीचर लेना है तो मैं नोट कर दूंगा, नहीं, फर्नीचर ले लिया तब नोट करना है, फर्नीचर लेने से पहले नोट करना नहीं है। फिर आता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है, एक्रूअल कंसेप्ट ये होता है कि इनकम तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब वो कमाई जाएगी और एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो पेएबल होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया मुझे सामने वाले ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर की बात की है, तो उसकी बातों के बेसिस में क्या है मैं एंट्री करूंगा, नहीं, मैं तभी करूंगा जब मैं उसको ऑर्डर डिलीवरी कर दूंगा या फिर मैंने उसका प्रोडक्शन करके उसको भेज दिया रहेगा, माल डिलीवर कर दिया रहेगा, तभी करूंगा, उससे पहले करूंगा नहीं, क्योंकि तभी मैं कमाऊंगा। ठीक है, और एक्सपेंस भी सेम चीज, मैंने सोचा कि मुझे अपने दुकान के लिए फर्नीचर लेने, बस मैंने सोचा, मैंने जाके फर्नीचर खरीदा है क्या, फर्नीचर का ऑर्डर दिया है क्या, नहीं, क्या मैं उससे पहले गारंटी कर दूंगा तो सही होगा, नहीं, जब मैं ऑर्डर दे दूंगा तब जाके मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा। अगर मैं उधारी में दूंगा तो उधारी अगर लूंगा फर्नीचर तो लाइबिलिटी में करूंगा, आउटस्टैंडिंग मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, वो समझ में आ गया। अगर मैंने पैसे तुरंत दे दिए तो बड़ा वैसी बात है मैं एक्सपेंस में करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के कितने होते हैं, दो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ये अकाउंटेंसी आपको कहता है। कैसे सर, जैसे आपने सामान खरीदा, आपने एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, चलो मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा, तो अब मेरे पास से क्या होगा, फर्नीचर फ्री में खरीदूंगा, नहीं, पैसे जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज होगी ना कि मेरे बिजनेस में क्या है, फर्नीचर आया तो ये एक एस्पेक्ट होगा, ये कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब फर्नीचर आया तो मैंने क्या दिया, मैंने कैश दिया, तो मेरे पास से क्या गया, कैश गया ना। तो यहाँ पे देखो दो कंसेप्ट हुए, दो एस्पेक्ट आए कि नहीं। सेम तरीके से सेल्स होगा, सेल्स होगा तो मतलब मैंने सामान बेचा, अब सामान बेचा तो मेरा स्टॉक खत्म हुआ, स्टॉक मेरा कम हुआ तो मेरे पास स्टॉक गया, गया कि नहीं गया। अब स्टॉक गया तो मैंने फ्री में दिया रहेगा, नहीं, मेरे पास कुछ पैसे आए रहेंगे, तो पैसा है। तो देखो तो हर एक ट्रांजेक्शन का कितना होता है, दो एस्पेक्ट होता है। फिर क्या आता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी करते टाइम हमें हमेशा क्या करना चाहिए जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस की वो सभी हमें बहुत ही ईमानदारी से अकाउंट्स में दिखानी चाहिए। बैलेंस शीट हमारी क्या दिखाती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, जो हमें ये बताती है कि बिजनेस के पास असेट कितनी है और बिजनेस के पास कितनी लाइबिलिटीज है। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाती है कि प्रॉफिट और लॉस क्या है, बिजनेस कितना प्रॉफिट में है और कितना लॉस में है। और ये जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमेशा रिलेवेंट, मतलब बिजनेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए, किसी और चीज से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। रिलायबल मतलब सही होनी चाहिए, कंपेरेबल क्या इजी टू कंपेयर होना चाहिए कि हमारी अकाउंटेंसी की बुक खराब है और हमारे कॉम्पिटिटर की अकाउंटेंसी की बुक हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके और जान सके कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है। फिर क्या आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब क्या हो गया, मटेरियलिटी कंसेप्ट मींस ओनली इंपॉर्टेंट आइटम्स दैट अफेक्ट डिसीजन आर इन अकाउंट्स।
अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो जब कभी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कई सारी चीजें होती है, कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कई सारे लेन देन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को नोट करोगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जरूरी है आपके डिसीजन मेकिंग में। जो छोटे मोटे आपके जो रहते हैं, ठीक है, कभी किसी से बातचीत हो गई, उल्टा सीधा बात कर लिया, तो वो सारी चीजें आप अकाउंट्स में नोट करोगे नहीं, या फिर छोटे मोटे जो ट्रांजेक्शन नाक के बरोबर ट्रांजेक्शन 10 रुपए 5 रुपए, तो इसको नोट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी वजह से आपकी अकाउंटेंसी का जो अमाउंट है वो क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है बहुत बड़े अमाउंट पे, तो उनको आपको क्या नोट करना। फिर क्या आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि देखो द इनकम रेवेन्यू ऑफ पीरियड शुड बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेंस ऑफ द सेम पीरियड। अब यहाँ पे ध्यान देना कि सीधी सीधी बात बोलूं कि अगर आप इस साल अकाउंट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस साल की पूरी कमाई लिखोगे, सही बात है, कमाई वाले लाइन में, ठीक है। सेम चीज जब एक्सपेंस लिखोगे तो एक्सपेंस अगले साल का या फिर पिछले साल का लिखोगे क्या, नहीं। यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है कि अगर आप कमाई इस साल की लिख रहे हो तो आपको खर्चे भी सारे इसी साल के लिखने चाहिए, इसमें कोई भी पिछले साल का या फिर अगले साल का खर्चा ऐड होना नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ऐड भी हो रहा है तो आपको उसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, माइनस करके हटा देना चाहिए। जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि अगर इस साल की कमाई है तो इसी साल की कमाई होनी चाहिए, इसमें कोई भी पिछले साल की कमाई या फिर एडवांस में जो कमाई उसको नोट करना नहीं है। सेम तरीके से अगर जब कभी भी आप क्या करो एक्सपेंस लिख रहे हो, तो जब इस साल का एक्सपेंस लिख रहे हो तो सिर्फ इसी साल का एक्सपेंस होना चाहिए, अगले साल और पिछले साल का एक्सपेंस होना नहीं चाहिए, वरना हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा नहीं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको समझा दी। होप सो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।